नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर मंथन चल रहा है। तो पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार के कारणों की जानकारी जरूर जुटा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर फैली गुटबाजी की बीमारी का इलाज अब तक नहीं मिल पाया। इसका असर आज भी देखने के लिए मिला है जब कांग्रेस की इतनी बड़ी बैठक में पार्टी के दिग्गज नेता ही नहीं पहुंचे। इस रिपोर्ट में देखिए। पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लोकसभा चुनाव में जीत का दावा करते रहे, लेकिन परिणाम कांग्रेस के सामने हैं और यही कारण है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक में भी ये दोनों नेता मौजूद नहीं रहे। हालांकि उनके समर्थकों ने दावा किया कि उनकी निजी व्यस्तता के चलते ये बैठक में नहीं पहुंचे। जो बैठक में मौजूद हैं, वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के ही लोग हैं। ये बात किसी कांग्रेस के प्रत्याशी ने नहीं बल्कि पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक लखन घनघोरिया ने कही, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि जो कभी कमलनाथ के करीबी हुआ करते थे, उन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मौजूदगी के दौरान खुद को दोनों नेताओं से अलग कर दिया। ये कोई बाध्यता नहीं थी। दिग्विजय सिंह जी हमारे सीनियर लीडर हैं, सबकी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। नकुलनाथ जी की अपनी व्यस्तताएं होती हैं। इतने सारे लोग उन्हीं के हैं, दिग्विजय सिंह जी के और कमलनाथ जी के हैं जो आए। 100 लोगों में से 98 लोग उपस्थित हैं, 2 लोग नहीं आए। व्यक्तिगत कारण भी जीवन में व्यक्तिगत जीवन भी तो होता है भाई। आदमी का पहले से कार्यक्रम बना हुआ है, कोई विदेश यात्रा पे, कोई अपने निर्धारित कार्यक्रमों में दिग्विजय सिंह जी लगे हैं। अब जीतू पटवारी के सामने चुनौती है कि मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस में हार की बीमारी को दूर किया जाए। पटवारी का कहना है कि 2 दिनों से बैठक चल रही है। हमारी बैठकों से स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर हार के क्या कारण रहे। हार की बीमारी का कारण पकड़ में आ चुका है, उसे जल्द ही डायग्नोस किया जाएगा। जो कारण आया वो बताना भी चाहिए। और अभी तो मैंने कल भी कहा था कि डायग्नोस नहीं होगी बीमारी तो दूर कैसे होगी। तो जो सच है, जो सही है, उसी पे काम। हमको एक भी सीट नहीं मिली है लोकसभा में और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ कांग्रेस मजबूत रही है। लेकिन मैंने हमेशा ये माना है कि जरूर कारण क्या रहे होंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। इधर जीतू पटवारी का समर्थन पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक जयवर्धन सिंह ने भी किया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई, लेकिन आने वाले 4.5 साल में कांग्रेस को एक बड़ा कुनबा तैयार करना होगा जिससे कांग्रेस की सरकार बने। कांग्रेस के लिए भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजे निराशाजनक हैं, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद बनाए रखने के साथ बदलाव की भी जरूरत है। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जा रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में चल रही बैठक में नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली है। 4 दिन तक लोकसभा वार होने वाली फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक का आज तीसरा दिन था, जिसमें फिर नेताओं ने खूब भड़ास निकाली। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद मंथन के दौरान गुटबाजी और भीतर घात की शिकायतें कई सीटों में उभरकर सामने आई हैं। साथ ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर नहीं कर पाने जैसे कारण भी सामने आए हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सत्ता और संगठन में तालमेल था, बावजूद इसके कहीं न कहीं कमियां रही हैं। वीरप्पा मोइली जी और हरीश चौधरी जी की टीम छत्तीसगढ़ आज तीसरे दिन है और लगभग 7 लोकसभा रायपुर में 2, रायपुर और महासमुंद, और कल बिलासपुर में 5 लोकसभा की समीक्षा होने के बाद आज कांकेर जा रहे हैं, जहां पर बस्तर लोकसभा और कांकेर लोकसभा की समीक्षा होना है। और इसके बाद कल फिर 2 लोकसभा दुर्ग और राजनांदगांव हमारे लिए पूरी 11 लोकसभा की समीक्षा होगी। इधर कांग्रेसी खेमे में हार की समीक्षा पर बीजेपी ने फिर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को जनता नकार चुकी है, अब तो बस हार का ठीकरा फोड़ने सिर किसका हो इसकी तलाश है। साफ है कि कांग्रेस पहले विधानसभा और अब लोकसभा चुनाव में हार की वजह ढूंढ रही है।
इसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो ना हो, लेकिन कांग्रेसी खेमे में नेताओं की आपसी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप पार्टी के भीतरी हालात का इशारा दे रहे हैं। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि ये उनका मामला है, वो लोग अपनी चिंता करें, हमें जनता ने चुना है, हमको उनकी उम्मीद पर खरा उतरना है। जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। अभी उनका मामला है, अब उस पर वो लोग चिंता करें, हम लोग को तो अपना देखना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोग को सरकार में बैठाया है, तो उनके विश्वास में हम लोग खरा उतरें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएँ, जो उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर पाएँ, इस पर हम लोगों की चिंता है। अब कांग्रेस तो ऐसा है कि वो डूबती हुई नैया है और वो बिखर गई है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रायपुर के बाद अब बस्तर और कांकेर में मंथन कर रही है। इस बीच बीजेपी ने इस कवायद पर फिर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने तंज कसते हुए बीजेपी को अपने हिसाब से आईना दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद का असर क्या होगा। क्या ये महज औपचारिकता और गुब्बार बाहर लाने का साधन मात्र है या इसकी फाइंडिंग पर आगे एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे, तो रायपुर से अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विवेक का रुक करेंगे। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है मध्य प्रदेश भी और मध्य प्रदेश में भी समीक्षा की जा रही है हार के कारणों की, लेकिन आज तस्वीरें कुछ अलग ही देखने को मिली। बिल्कुल सही बात है। और अभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक चल रही है और आने वाले 4 साल का रोड मैप क्या होगा, कांग्रेस ए से लेकर जेड तक क्या प्लान तैयार कर सकती है, ये पूरी रिपोर्ट आज तैयार कर ली जाएगी। इसके बाद जो केंद्रीय एआईसीसी की तरफ से जो एक टीम भेजी गई है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके तमाम सदस्य अभी रिव्यू कर रहे हैं और रिव्यू करने के साथ एक रिपोर्ट अध्यक्ष को दी जाएगी, दूसरी रिपोर्ट एआईसीसी के अध्यक्ष को दी जाएगी, यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी। फिलहाल बैठक चल रही है और अशोक चव्हाण, जिग्नेश मेवानी और सप्तगिरी उल्का तीनों मौजूद हैं और तमाम सारे प्रत्याशियों की तरफ से जो सुझाव आए गए, जो उनकी शिकायतें थी या फिर तमाम सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने चर्चा की है, अब वही रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद नहीं है, तो आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। हालांकि कांग्रेस में उनके समर्थकों की भीड़ है। एक समर्थक कहता है कि वो कहीं विदेश दौरे पे है, निजी व्यस्तता है, जो भी लोग आ रहे हैं वो कांग्रेस के ही हैं, दोनों नेताओं के हैं। वहीं दूसरी तरफ एक नेता कह देते हैं कि 100 में से 98 लोग उपस्थित है, 2 उपस्थित नहीं है, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है। किसी का विदेश दौरा है, कोई अपनी निजी व्यस्तता, उनके कोई पहले से कार्यक्रम है। और साथ में ये भी कह दिया जाता है कि अब वो नेताओं के नहीं बल्कि वो अब कांग्रेस के साथ है, मल्लिकार्जुन के साथ है, राहुल गांधी के साथ है। यानी एक तरफ एक समर्थक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो नेता हैं वो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के हैं, वहीं दूसरे नेता बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपने बिजी शेड्यूल में है और सबसे बड़ी बात है कि वो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है, किसी नेता के साथ नहीं है। तो इससे स्पष्ट है कि देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव इस बैठक के बाद मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट कार्ड में क्या कुछ लिखा गया है। बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। अनमोल हमारे साथ बने हुए हैं। अनमोल, गुटबाजी जैसी बातें पहले ही दिन की बैठक से सामने आने लगी थी, शिकायत भी की गई थी और जमकर शिकायत कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। क्या लगता है अनमोल, रिपोर्ट के आधार पर बड़ा एक्शन छत्तीसगढ़ में हो सकता है? आप बिल्कुल देखिए, आज तीसरा दिन है इस कमेटी की बैठक को और आज कांकेर में जो है ये बड़ी बैठक जारी है और इसमें भी देखिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है ऋतु की। इसमें भी शिकायतों का अंबार है, मतलब कि शिकायतें जो है यहाँ पर भी आई है। कांकेर और बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए जो है यहाँ पर मंथन चल रहा है, समीक्षा चल रही है और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों के खिलाफ जो है कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर की है। इसी का असर रहा लोकसभा चुनाव में कि कांग्रेस को इसका भुगतना पड़ा कि हार के स्वरूप में उन्हें कांकेर और दोनों लोकसभा सीटें गंवानी पड़ी, बस्तर भी और कांकेर भी। आप जो बोल रही हैं एक्शन की बात, बिल्कुल देखिए सचिन पायलट से मैंने सवाल भी किया था, क्या संगठन में कोई बड़ा बदलाव होगा
इस रिपोर्ट कार्ड के बाद। तो उन्होंने कहा था कि देखिए हम किसी को बिगाड़ने या बनाने नहीं आए हैं, सुझाव लेने आए हैं, और अगर सुझाव अच्छे आएंगे और अगर कुछ बदलाव की ज़रूरत होगी तो ये रिपोर्ट कार्ड जो है AICC आला कमान के पास जाएगी और आला कमान फिर निर्णय करेगा कि क्या बदलाव होगा। तो हो सकता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के संगठन में बड़ा बदलाव हो, क्योंकि देखिए ऋतु कुछ ही दिन का समय रह गया है, अब नगर निकाय चुनाव है वो भी ठीक सामने है, तो इसको लेकर के भी जो तैयारियां शुरू हो गई है, कवायद शुरू हो चुकी है। आज PCC चीफ ने भी कहा कि हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और हम आगे की चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं। तो बड़ा बदलाव संभव है इस वक्त कांग्रेस को, और जरूरत भी है इसकी कांग्रेस को। बिल्कुल जरूरत भी है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से गुटबाजी की बातें अब निकलकर कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है अनमोल, हमने देखा था कि चुनावी वक्त में बीजेपी किस तरह से कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप भी लगा रही थी। तो कह सकते हैं जो बयानबाजी बीजेपी की ओर से चुनावी समय से ही देखने को मिल रही थी, इन बातों के सामने आने की वजह से बीजेपी को मौका डबल मिल गया है। निश्चित तौर पे ऋतु देखिए इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिला है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का पूरा कैंपेन रहा है बीजेपी का, उन्होंने कांग्रेस पर लगातार गुटबाजी का आरोप लगाया और कांग्रेस देखिए कहीं ना कहीं बिखर गई। यही वजह है कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कवासी लखमा बड़े बैठक में खुलकर बोलते हैं कि देखिए गुटबाजी के कारण ही जो है हम बस्तर हार गए। तो आप इससे समझिए कि अगर एक इतने बड़े स्तर का नेता, आला नेता, अगर ये बात सार्वजनिक देखना होगा अनमोल की इतनी बड़ी बातें आज सामने आने के बाद क्या कुछ संगठन में बदलाव होगा। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका। विवेक बने रहेगा, लौटूंगी आपके पास। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से मिल रही है। भोपाल एयरपोर्ट को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पिछले 6 महीने में चौथी बार है जब एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि मामला भी दर्ज कर लिया गया है। धमकी के बाद बम स्क्वाड दल ने एयरपोर्ट की जांच की है। जांच के बाद बम की खबर अफवाह निकली। रात करीब 12:30 बजे के करीब अज्ञात व्यक्ति का ईमेल पहुंचा। गांधीनगर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया, जांच भी की गई और ये महज एक अफवाह निकली। लेकिन चौथी बार है ये पिछले 6 महीने में जब एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सीधे रुख करेंगे भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लगातार लाइव बने हुए हैं। विवेक, लगातार 6 महीने में चौथी बार ये मामला निकलकर सामने आया है जब अफवाह फैलाई गई कि एयरपोर्ट में बम है। देखिए ऋतु, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आई है कि आखिर ये मैसेज क्या था जो ईमेल पुलिस को दिया गया है। उस ईमेल में ये लिखा गया है कि मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ, राजा भोज एयरपोर्ट के अंदर हूँ, बाथरूम में मौजूद हूँ, मेरे पास हथियार है और मैं कुछ ही देर में फायरिंग शुरू कर दूंगा। ये ईमेल मेरे पास है और इस ईमेल के आधार पर ही राजा भोज एयरपोर्ट प्रबंधन ने गांधीनगर पुलिस को सूचना दी और सूचना देने के साथ साथ CISF को अलर्ट किया। CISF ने बाकायदा इस सूचना के आधार पर तमाम सारे एरियाज पे चेकिंग की, लेकिन वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात है कि 6 महीने में चौथी एक मेल के जरिए अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। और सबसे हैरत की बात है कि हर बात यही कहा जाता है कि साइबर सेल जांच कर रही कि आखिर ये ईमेल कहाँ से आया है और उसमें आगे क्या लिखता है जो मेल करने वाला है और अफवाह फैलाने वाला है कि मैं कुछ देर में फायरिंग शुरू कर दूंगा, अल्लाहू अकबर, और मैं खुद शहीद हो जाऊंगा। ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो ईमेल मेरे पास मिला है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास था और वही पुलिस को दिया गया है। तो आप यकीन मानिए कि पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पे साइबर पुलिस के सामने, क्योंकि 6 महीने में चौथी बार ये बम से उड़ाने का मैसेज आया है। इससे पहले भोपाल, इंदौर और जबलपुर को भी उड़ाने करीब देश के 50 ऐसे एयरपोर्ट थे जिसमें राजा भोज एयरपोर्ट शामिल था। ठीक वही मैसेज और इसी आधार पर, लेकिन इस बार पैटर्न चेंज किया गया है धमकी का। उसमें ये कहा गया है कि वो जो हमलावर है वो खुद बाथरूम के अंदर मौजूद है और कुछ देर में फायरिंग शुरू कर देगा। लगातार सामने आ रहे इन मामलों से ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। जब जांच होती है तो ये महज एक अफवाह निकलता है। तो क्या किसी तरह का गिरोह है जो अफवाह फैलाने की कोशिश करता है विवेक? देखिए ये जांच का विषय है। जहां तक एयरपोर्ट की बात है तो 6 महीने में चौथी बार ईमेल के जरिए ये पूरी शिकायत या कहें तो अफवाह धमकी भरा मैसेज मिला है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है कि ये ईमेल आया कहाँ से, इसका IP एड्रेस क्या था, किस सर्वर के जरिए या VPS के जरिए इसको सर्वर जंप आउट करके क्या कोई मेल भेजा गया, कौन है वो आदमी जो ऐसे मैसेज भेजता है जिसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी फौरन प्रबंधन अफवाह की स्थिति या फिर अलर्ट कहा जाए तो अलर्ट होते पूरे एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग शुरू कर देती है। लेकिन ऐसे में यात्री परेशान हो जाते हैं, कई सारी फ्लाइट भी डिले हो जाती है। तो ये तमाम पुलिस
के सामने जांच का विषय है, क्योंकि अगर 6 महीने में चौथी बार इस तरीके की धमकी मिलती है तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगली बार कोई धमकी मिले और पुलिस उसको लाइटली ले ले और कोई बड़ा मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और धमकी देने वाले युवक या फिर गिरोह हो तो उस गिरोह को गिरफ्त में लिया जाए। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इधर बात करेंगे पन्ना की, जहां पन्ना जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां किसानों से गेहूं की खरीदी तो की गई लेकिन ये गेहूं गोदाम तक पहुंचा ही नहीं। बीच में ही करीब 1000 क्विंटल गेहूं गायब हो गया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। पन्ना जिले के प्राथमिक कृषि सखा सहकारी समिति बिरवाही बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने के पहले ही गायब हो गया। मामले का खुलासा तब हुआ जब किसानों से खरीदी गई उपज का सत्यापन हुआ। कलेक्टर ने मामले में संज्ञान लिया और अधिकारियों की जांच टीम भी बनाई। अब प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। साथ ही खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य के खिलाफ कार्रवाई की बात भी कही है। समय अवधि पे भंडारण न करने में 5 जांच दल बनाए गए, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और 2 और अन्य अधिकारी का एक संयुक्त जांच दल बनाया गया और जांच दल से जांच कराई तो करीब 996 कुंटल 50 किलो का जो खरीदी मात्रा के विरुद्ध कमी पाई गई, जो करीब 23 लाख राशि होती है। जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। गड़बड़ी के जिम्मेदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है तो वहीं वसूली की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर ऐसे मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सौरभ साहू, विस्तार न्यूज, पन्ना। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में गोकशी गौ तस्करों के खिलाफ सरकार सख्त है। बावजूद इसके प्रदेश से अलग अलग हिस्सों में से जुड़ी वारदातें सामने आती रहती हैं, लेकिन मंदसौर से एक अच्छी पहल सामने आई। यहाँ के मुल्तानपुरा में मुस्लिम समाज के लोगों ने फैसला किया है कि अगर समाज से कोई भी गोकशी या गौ तस्करी जैसी वारदात में शामिल पाया जाता है तो उसका बॉयकॉट किया जाएगा। मुल्लानपुरा गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने एकजुट होकर फैसला किया है कि अब गांव का कोई भी परिवार या सदस्य देश में कहीं भी गौ तस्करी, गौकशी जैसी घटनाओं में लिप्त पाया जाता है तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। समाज के लोगों ने फैसला किया कि ऐसे आरोपियों और उनके परिवारों की यहां आना जाना बंद रहेगा। इतना ही नहीं, खुशी या गम यानी शादी और मौत में भी कोई शामिल नहीं होगा। कुछ लोग हैं हमारे यहाँ पर ये गौ तस्करी करते हैं। इन लोगों के बार बार कई केस होते हैं, पुलिस गांव में आती है, दोषी निर्दोषी सब परेशान होते हैं, गांव की बदनामी होती है, समाज की बदनामी होती है। इसलिए हम सब गांव वालों और पंचायत और अंजुमन ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया कि इस चीज़ को अपने गांव से खत्म किया जाए। मंदसौर पुलिस भी गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। तस्करों पर एनएसए जैसी कार्रवाई भी की जा रही है और अब इन घटनाओं से लगातार जुड़े रहने वाले मुल्तानपुरा गांव से सामने आई इस पहल की पुलिस प्रशासन भी तारीफ कर रहा है। एक अच्छी पहल पूरे जो जनरली जो मुल्तानपुरा यहाँ पर एक गांव है और उनके द्वारा भी इसमें पहल की गई है। पूरे जो वहाँ के जो पूरे समाज के लोग हैं उनके द्वारा, मुल्तानी लोग हैं उनके द्वारा इस संबंध में एक बैठक करके और इसमें पूरे समाज द्वारा यह निश्चित किया गया है कि इसमें जो भी इस तरह के अपराधों में लिप्त रहेगा उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। मुल्तानपुरा गांव के मुस्लिम समाज का ये कदम तारीफ के काबिल है। यकीनन इस पहल से समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ देवेंद्र मौर्य, विस्तार न्यूज, मंदसौर। तो एक और देश भर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कई समुदायों में विवाद भी पैदा कर रही हैं, लेकिन मंदसौर से शुरू की गई इस पहल का हम कह सकते हैं कि असर समाज में एक बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। बात करेंगे मुरैना की, जहां छात्रों ने कलेक्टर बंगले का घेराव किया। छात्रों ने हॉस्टल के जर्जर भवन की समस्या को लेकर ये घेराव किया और बाद में सीएसपी की समझाइश के बाद छात्र हॉस्टल में लौटे हैं। भवन का मेंटेनेंस न होने से इसमें पानी टपकता है, साथ ही हॉस्टल में सोने के लिए पलंग तक का इंतजाम नहीं है। छात्रों की शिकायत शासकीय बालक छात्रावास AB रोड को लेकर है। शासकीय बालक छात्रावास AB रोड मुरैना। क्या हो गया? छात्रावास की बिल्डिंगों में से पानी निकल रहा है, सोने के लिए कहीं जगह नहीं है, रात भर पानी बरसता है तो उसमें से पानी बहता है, सांप निकल आते हैं। अभी कहाँ पे आए हो आप? अभी हॉस्टल से ही आए हैं, पूरे दिन पेपर ये रात में। यहाँ पे आए हो? कलेक्टर साहब यहाँ पर आए हैं।
और खबर अब मुरैना से है, जहां मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड की टीम ने जगह जगह पर सैंपल लिए हैं। यहां की क्वारी नदी में हजारों मछलियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद यहां पर प्रदूषण बोर्ड की टीम ने सैंपल लिए। अब इन सैंपल को जांच पड़ताल के लिए भेजा जाएगा और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह से हजारों मछलियों की मौत हुई है। तो एमपी प्रदूषण बोर्ड की टीम पहुंची और जांच की गई है। टीम ने जगह जगह से सैंपल लिए हैं। अब इन्हीं सैंपल की जांच की जाएगी और ये कारण पता लगाया जाएगा कि आखिर हजारों मछलियों की मौत क्यों हुई। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इस बहुचर्चित मैच का बहुत से लोगों को इंतजार था और इसकी एक दिलचस्प तस्वीर इंदौर से सामने आई। यहां वर्ल्ड कप फाइनल मैच खत्म होने तक शादी का समारोह रुका रहा। स्टेज पर न दूल्हा था न दुल्हन और घर परिवार वाले भी मोबाइल में लगे हुए थे। मैच के दौरान शादी समारोह में सन्नाटा पसरा था, लेकिन जैसे ही भारत ने मैच जीता तो वहीं इस शादी समारोह में हर कोई नाचने लगा और झूमने लगा। अचानक से नीरस प्रोग्राम में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तो देखिए, जब फाइनल मैच के लिए शादी रुक गई, ये तस्वीर सामने आई इंदौर से। मध्य प्रदेश के इंदौर में मैच जीतते ही जश्न की तस्वीर देखने को मिली। और सीधे रुक करेंगे, पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, देश भर में जश्न मनाया गया जिस तरह से भारत ने ये मैच जीता, लेकिन एक अनोखी ही तस्वीर इंदौर से सामने आई। जी बिल्कुल ऋतु, देखिए जो तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल अनोखी है, क्योंकि जो शादी समारोह है उसमें मंच पे दूल्हा दुल्हन भी मौजूद नहीं थे। दुल्हन बैठी हुई थी, दूल्हा अपने भाइयों के साथ दोस्तों के साथ मोबाइल में मैच देख रहे हैं। वहीं जो दूसरे बाराती थे वो सब लोग भी मैच देखने के लिए मोबाइल में ही लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही भारत ने जीता मैच और तमाम लोग फ्लोर पर आके और डांस करना शुरू कर दिया। ये जो डांस हो रहा है ये शादी की खुशी का नहीं बल्कि भारत की जीत का डांस देखने को मिल रहा है तस्वीरों में। तो निश्चित तौर पर देखिए ऋतु, कल रात भी 1 बजे तक हम लोग मौजूद थे इंदौर शहर में और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में जिस तरह से जश्न मनाया गया था वो हमने दिखाया था। लेकिन यह जश्न उन सबसे अलग है। लोग सड़कों पर उतरे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये बिल्कुल उससे अलग है ऋतु। बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग ही तस्वीर पुनीत देखने को मिली है। हालांकि देश भर में जश्न की तस्वीरें रात से ही देखने को मिली। फिलहाल शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, जिस तरह से तस्वीरें देखिए इंदौर से सामने आई, इंदौर में वर्ल्ड कप जीता जब टीम इंडिया ने मैच का, और ये तस्वीर अनोखी तस्वीर इंदौर में देखने को मिली है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उज्जैन की, जहां कलेक्टर और एसपी ने प्रशासनिक अमले के साथ भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भादव मास में निकलने वाली सवारी की पूर्व तैयारी के लिए सवारी मार्ग का भ्रमण किया और सभा मंडप में की जाने वाली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सालों बाद ऐसा योग है जब 22 जुलाई से श्रावण माह की शुरुआत हो रही है, जहां राजाधिराज चांदी की पालकी में सवार होकर प्रजा का हालचाल जानने नगर भ्रमण पर निकलेंगे। इससे लेकर प्रशासन ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सवारी मार्ग पर आने वाले जर्जर भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। महाकाल प्रबंध समिति के साथ तमाम अधिकारी हैं जो निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सवारी मार्ग में जितने भी जर्जर भवन आएंगे उसको भी चिन्हित किया गया है। तत्काल उनको हटाने के निर्देश भी जिला कलेक्टर के द्वारा दिए गए। हमारे साथ खुद कलेक्टर सर, सवारी आने वाली इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आप भ्रमण भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आज सवारी मार्ग का पूरा भ्रमण रखा गया है ताकि जो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं हैं वो प्रिलिमिनरी व्यवस्थाएं करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि सावन 22 जुलाई से पहले सवारी निकलेगी, तो आज उसी की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। अभी वो समीक्षा की जा रही है। इस बार हम लोग बहुत अच्छी बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बाहर से भी जो बल आता है वो भी यहाँ पर शामिल रहेगा। वो पूरी समीक्षा की जा रही है किस तरह से जनता को सुगम से सुगम दर्शन और बेहतर से बेहतर सवारी व्यवस्था की जा सकती है। तो एक बार आज हम लोग भ्रमण करेंगे, लगातार 2-3 दिन ये चलेगा, उसके बाद असेसमेंट करेंगे। इसमें बहुत सारा बल बाहर से भी आता है और जिले का भी। हम लोग सवारी मार्ग पर निकले हैं देखने के लिए कि कौन कौन सी समस्याएं पिछली बार हम लोगों के साथ में आई थी और निर्बाध लोगों को दर्शन हो सके उसका प्रयास के लिए भ्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये महाकाल प्रबंध समिति के सदस्य हैं, महाकाल मंदिर के पुजारी भी है। इन्होंने भी यही कहा है किसी प्रकार की कोई आप बीती ना हो, उसको लेकर ही आज हमने भ्रमण किया है और जो भी इसमें खामियां दिखेगी उसको तत्काल निपटा जाएगा। और ख़ास बात ये कि राजाधिराज जब नगर भ्रमण पर निकलते हैं तो देश विदेश से जब श्रद्धालु आते हैं और राजाधिराज की जब पालकी निकलते हैं तो श्रद्धालु मग्न हो जाते हैं। सभी का जयकारों के साथ अभिनंदन किया जाता है राजा महाकाल का और आवाज़ आती है, आ रही है पालकी जय महाकाल की। उसी को लेकर तैयारियाँ यहाँ पर जोरों शोरों से की जा रही हैं। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।
झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी शासित राज्यों के आदिवासी मुख्यमंत्री पर वार करते हुए उन्हें रबर स्टाम्प करार दिया था, जिस पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बुरी तरह से बिफर गए। सीएम साय ने सोरेन पर जोरदार जवाबी हमला किया, तो अब इस मामले में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। पूरे मामले को इस रिपोर्ट से समझिए। जमानत पर जेल से बाहर आए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के निशाने पर आ गए हैं। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर हेमंत सोरेन पर करारा पलटवार किया। साय ने लिखा है कि सोरेन आदिवासी समाज का अपमान न करें। आगे उन्होंने लिखा कि सोरेन परिवार ने जीवन भर अपने कृत्यों से आदिवासी समाज को बदनाम किया है। अब देखिए, उनने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा है और आज जमानत हुआ है। कोई वो मतलब आरोप से बरी नहीं हुए हैं। और वैसे मुख्यमंत्री के मतलब मुंह से इस तरह का शब्द निकलना कोई शोभनीय नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हेमंत सोरेन के बयान का समर्थन किया है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी रिमोट से चलने वाली सरकार है, पर्ची से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सच ही तो कहा है। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रबर स्टैम्प के अलावा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी रिमोट में चलने वाली सरकार है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं। साफ है कि हेमंत सोरेन के इस बयान पर आने वाले दिनों में राजनीति और गरमाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, बयान तो दिया हेमंत सोरेन ने, लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस अब आमने सामने है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। और ऋतु, एक बात और बताता हूं कि छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों को और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अभी जब झारखंड में लोकसभा का चुनाव देश में चल रहा था तो झारखंड की भी जिम्मेदारी थी, उड़ीसा की तो जिम्मेदारी थी ही। और उस उड़ीसा की जिम्मेदारी पर किस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ के नेताओं का प्रभाव दिखा और उड़ीसा में सरकार बन गई। अब दूसरी तरफ अगर झारखंड को देखा जाए तो सरगुजा से लगता है झारखंड, और सरगुजा के कई जिले जो है वो झारखंड के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की जिम्मेदारी झारखंड में अगले होने वाले विधानसभा चुनाव पे भी लगाई जाएगी। और इसी की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि हेमंत सोरेन ने जो है वो तमाम भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को रबर स्टैम्प बताया था। तो ऐसे में क्योंकि भाजपा में लगातार जो आदिवासी नेता हैं उनको कद बढ़ाया जा रहा है और विष्णुदेव साय एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में हेमंत सोरेन के बयान पर उन्होंने पलटवार किया और करारा पलटवार किया। और साफ तौर पर वो कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की नींव जो है वो सोरेन परिवार खोद रहा है, लगातार उनके ऊपर केसेस चल रही हैं और जमानत पर निकले हैं और इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो करारी जो बयान है उनके ऊपर दिया, तो कहीं ना कहीं विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है। उससे पहले अब आक्रामक मोड पर तमाम लोग नजर आ रहे हैं और इसकी नजर आ रहे हैं रोहित। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि नेता मंत्री अपने ही बयान देते हैं और उन्हीं बयानों का असर कहीं ना कहीं चुनावों के परिणाम में भी देखने को मिलता है। चूंकि आदिवासी मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ा बयान दिया है हेमंत सोरेन ने, क्या लगता है चुनावों में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, देखिए असर साफ तौर पर होगा, क्योंकि झारखंड भी आदिवासी बहुल प्रदेश है और एक बड़ी आबादी जो है वो आदिवासी वर्गों को रहती है। तो ऐसे में अगर वो बयान दे रहे हैं और वो बयान को छत्तीसगढ़ के आदिवासी मंत्री, आदिवासी मुख्यमंत्री लपक रहे हैं, उस पर बयान दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के बीच में एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। जनता के बीच में चर्चा होती है कि इस तरह का बयान उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि उड़ीसा में भी जो है वो आदिवासी को ही मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय हैं ही। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आदिवासियों को लेकर, आदिवासियों को साधने की कवायद होती है। तो ऐसे में बयान का एंटी असर भी जो है वो चुनावों पर दिख सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखना होगा कि क्या कुछ इसका असर होगा। रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इधर आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। विकास के काम के लिए खूब फंड भी दे रही है, लेकिन निचले स्तर पर इन योजनाओं और विकास के कामों में खूब भ्रष्टाचार भी हो रहा है। एक ऐसा ही मामला एमसीबी जिले से सामने आया है। इस रिपोर्ट से समझिए क्या है पूरा मामला।
ये दरारें खुद इस निर्माण के काम की सच्चाई की हकीकत बयां कर रही है। खड़गवां जनपद पंचायत के बंजारी डांग गांव में मनरेगा के तहत सीसी पुलिया का निर्माण किया गया है। पुलिया को बने अभी चंद दिन ही हुए हैं कि इसमें जगह जगह दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह है निर्माण में गुणवत्ता विहीन सामान का इस्तेमाल। पुलिया निर्माण में इस्तेमाल की जा रही गिट्टी अमानक है, जिसका साइज बड़ा है। वहीं रेत की भी क्वालिटी उचित नहीं है। 8 नंबर वार्ड में एक पुल 9 लाख का बन गया है, जो कि वो पुल पुराना रात से बन रहा था। तो फिर जब मेरे वार्ड का जब पंच ने विरोध किया तो उस पुल को उप सरपंच ने रात को वापस ले गया। उसके बाद नया राड ला के लाके दिया था और वो JCB से वो गड्ढा कोड़ाने के बाद वो पुल बना है। और पुल को देखे कितना फटा है, नहीं फटा, आप खुद जगह जाके देखें। हैरानी की बात यह है कि इन सभी निर्माणों का समय समय पर सरकारी अफसर भी मुआयना करते रहते हैं। बावजूद इसके गुणवत्ता विहीन सामान से निर्माण जारी है। उसके बाद एक और पुल बना है उसी रोड में। वो जरूरत नहीं था वो पुल वहाँ बनने का है, बताइए। वो पुल जरूरत नहीं था, वो ढोला लगने का काम बन जाता, 60-70 हज़ार बन जाता वो पुल, और उस पैसा बचता तो कम से कम रोड में काम आता। लेकिन ये उप सरपंच और सरपंच और सचिव मिल के और हमारे पूरे मंडल अध्यक्ष नरेश्वर रजक 20 लाख का महेंद्र काम कर रहा है, उप सरपंच 20 लाख का नरेश्वर कर रहे हैं काम। ये इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि बंजारी डांड में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसमें ये लोग ना लूटे होंगे। ये सबको बर्बाद करना चाह रहे हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्राम पंचायत बंजारी डांड में करीब 40 लाख रुपए से पुलिया निर्माण के अलग अलग काम चल रहे हैं। इन कामों को मनरेगा के तहत किया जाना है। मनरेगा में मशीनों के इस्तेमाल पर पाबंदी है, सिर्फ मजदूरों से ही काम करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पुलिया बनाने के लिए जमीन की खुदाई में JCB का इस्तेमाल किया गया। मनमाने तरीके से इस पंचायत के काम किए जा रहे हैं, बावजूद इसके कोई इसकी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अविनाश चंद्र की विस्तार न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में प्री ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने निर्देश दिए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के प्री ऑडिट के निर्देश डिप्टी CM ने जारी कर दिए हैं। तो पिछले 4 सालों का भी ऑडिट किया जाएगा। नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने में भी इससे मदद मिलेगी। तो नगरीय निकायों में कड़े वित्तीय अनुशासन लागू करने में भी मदद मिलेगी और निर्देश डिप्टी CM अरुण साव ने जारी कर दिए हैं। और सीधे रुक करेंगे रायपुर से संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, नगरीय निकायों में प्री ऑडिट करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि चालू वित्तीय साल के साथ साथ पिछले 4 सालों का भी ऑडिट किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है और इस लिहाजे से भी है ऋतु कि प्रदेश में 184 नगरीय निकाय हैं और तमाम 184 नगरीय निकायों के इस साल का तो प्री ऑडिट होगा ही, लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस शासनकाल के 4 सालों का जो प्री ऑडिट है वो होगा। कांग्रेस शासनकाल जब सत्ता पे आई थी ऋतु यहाँ पर, तब ये प्री ऑडिट की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था। तमाम नगरीय निकायों पे इसे खर्चशील बताकर, ऑडिट एक खर्च का बड़ा मसला हो सकता है, इसको बताकर बंद किया गया था। लेकिन अब फिर से जब भाजपा सरकार सत्ता में आ चुकी है और नगरीय निकाय का चुनाव भी होने वाला है, तो ऐसे में वित्त कसावट के लिए ये कदम उठाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया। इसके अलावा तमाम तरीके से निर्देश भी तैयार किए जा रहे हैं और एक टीम का भी गठन किया जाएगा, जिसमें CA भी होंगे, इसके अलावा विभागीय अधिकारी भी होंगे। वो तमाम प्रदेश भर के जो नगरीय निकाय हैं वहां पर जाकर वित्त प्रावधानों को लेकर ऑडिट करेंगे। और 2015-16 में इस प्रक्रिया को शुरू किया गया था। भाजपा शासनकाल पे ये प्रक्रिया तेजी से चली और इसका असर भी एक बार जो है वो देखने को मिला था। लगभग 100 करोड़ रुपए की बचत जो है वो ऑडिट के माध्यम से की गई थी। तो निश्चित तौर पर फिर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। वित्त फायदा इसको तमाम नगरीय निकाय को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, फायदा तो इसका मिलेगा ही रोहित, क्योंकि बीते 4 सालों का ऑडिट किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि कितना फायदा मिलता है। ये भी बताएगा रोहित कि कब से पूरी प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
बिल्कुल, इस प्रक्रिया को लेकर अभी प्रारंभिक तौर पर निर्देश दिए गए हैं, विभागों के साथ में चर्चा होगी। विभागों के चर्चा होने के बाद में जो तमाम अफसर वहां पर बैठेंगे, उप मुख्यमंत्री अरुण साह एक बैठक लेंगे और बैठक के बाद में रूपरेखा तैयार हो जाएगी। क्योंकि अभी फिलहाल देखा जाए तो नगरीय निकायों पे जो है वो अलग कार्य चल रहे हैं, कई और कार्य प्रगतिशील है, तो ऐसे में इसकी टीम तैयार होगी और टीम तैयार होने के बाद में जल्द बैठक होने के बाद में ऑडिट का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव से पहले ये ऑडिट का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, चुनाव होने हैं नगरीय निकाय के, लेकिन उसके पहले ऑडिट पूरा करने की छत्तीसगढ़ की सरकार की तैयारी है। और इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में संचालित एक राइस मिल में हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अब तक अवैध कब्जे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कांकेर में राइस मिल में नाबालिग आदिवासी युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में अब तक कई खुलासे हो चुके हैं। जांच में पता चला है कि राइस मिल अवैध कब्जा कर बनाई गई। मामले में कांकेर एसडीएम अवैध कब्जा तोड़ने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन अब तक राइस मिल पर बुलडोजर नहीं चल पाया है। राइस मिल वाला प्रकरण तहसीलदार के पास धारा 248 में चल रहा है भू राजस्व संहिता के अंतर्गत। इसमें तहसीलदार ने बताया है कि अंतिम आदेश वो कर चुके हैं, तो जल्दी ही वो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेंगे उसमें। दरअसल कांकेर के एक राइस मिल में झारखंड के युवक ने वहां काम करने वाली एक आदिवासी नाबालिग को हवस का शिकार बनाया था। इसके बाद आरोपी को पुलिस ने 10 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से सवाल उठने लगे थे कि आखिर राइस मिल में नाबालिग युवती से काम कैसे लिया जा रहा था। कांकेर विधायक आशाराम नेताम ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई। जमीन मापने पर राइस मिल का आधा हिस्सा अवैध कब्जे की बुनियाद पर खड़ा पाया गया। मिल चलाने वाला जो मैनेजर है, उन्होंने आदिवासी लड़कियों को रेप किया, जिसमें पता चला तो अपन लोग उसको थाना ले गया, एफआईआर हो गया। पर फिर मिल में जांच के लिए प्रशासन के द्वारा गया तो वहाँ मिल को अवैध रूप से कब्जा भी पाया गया। जो उसके पहले गांव के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा कई बार आवेदन निवेदन किया प्रशासन से, तो उस समय सरकार कांग्रेस का थी और वो कांग्रेस का एक नेता भी है, इसलिए वहाँ पर पहले सरकार जो थे उसमें एक्शन नहीं लिया गया। विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश को लगभग 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक अवैध कब्जे पर बनी राइस मिल में कार्रवाई नहीं हुई, न ही विधायक के फटकार का कोई भी असर हुआ। अब देखना होगा कि मामले में कब तक कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन में आग लग गई। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेस्टोरेंट के किचन में आग लगी है, तो आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से तस्वीरें आप देखिए, रेलवे स्टेशन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रेलवे स्टेशन में आग लगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के रेस्टोरेंट के किचन में आग लगने का मामला सामने आया है। फिलहाल आग लगने के कारण का तो पता नहीं चल पाया, लेकिन उसके पहले आप ये तस्वीरें देखिए। रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, रायपुर रेलवे स्टेशन, जहां आगजनी की घटना सामने आई है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर स्थित है रेस्टोरेंट, जहां पर आग लगी है। रेस्टोरेंट के किचन में आग लगी है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता रोहित मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, क्या कुछ कारण रहा, किस वजह से आग लगी? बिल्कुल रितु, देखिए कारण ये था कि वहां पर खाना बनाने का कार्य चल रहा था और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही लगा हुआ है रेस्टोरेंट है, प्राइवेट रेस्टोरेंट है, जिसको रेलवे ने टेंडर पर दिया हुआ था और वहां पे वो रेस्टोरेंट संचालन कर रहे थे। और उसका जो वीआईपी गेट है, वीआईपी गेट से लगा ही हुआ ये रेस्टोरेंट था और यहाँ पे दोपहर के वक्त जो है वो खाना बनाने का काम जो है वो शुरू किया गया था। लेकिन थोड़ी गलतियाँ जो प्रारंभिक तौर पर आई कि वहाँ पर जो गलतियाँ कुछ हुई हैं, जिसके कारण ये आग है वो बढ़ी है और आग की लपटें जो हैं वो स्टेशन के बाहर तक दिखाई दे रही है। हालांकि जो तमाम लोग वहां पे रेस्टोरेंट पे भी मौजूद थे, उन तमाम लोगों को बाहर जो है वो निकाल लिया गया था। जीआरपी और आरपीएफ की टीम वहां पे मौजूद थी, तो वहां पे उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बनाया और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, जिसके बाद फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। किसी के क्षति होने की खबर नहीं आ रही है और जो आग है उसको लेकर अब जांच की जाएगी किस प्रकार से आग लगी, आग लगने के पीछे का कारण क्या रहा है। लेकिन जो खाना बनाने का कार्य है उस दौरान आग लगने की प्रारंभिक जानकारी है वो सामने आई है। बिल्कुल रोहित, अच्छी बात यह है कि देखिए आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आगजनी की जब भी घटना सामने आती है और उसके बाद जब जांच की जाती है तो फायर सेफ्टी के नियमों का कई जगह पर पालन नहीं किया जाता। क्या यहाँ पर ये बात निकलकर सामने आई है रोहित?
बिल्कुल, देखिए फायर सेफ्टी के यहाँ पर जो सामने जानकारी है कि उसके मुताबिक यहाँ पे कोई प्रॉपर उपकरण नहीं थे और रायपुर रेलवे स्टेशन में अगर फायर सेफ्टी के उपकरण नहीं होते तो निश्चित तौर पर ये सोचने का विषय है कि जब रेल स्टेशन पर हजारों लोगों का आने जाने का सिलसिला लगे रहता है तो ऐसे में वहाँ पे उपकरण क्यों नहीं थे और उपकरण को सही समय पर उपयोग क्यों नहीं किया गया। लेकिन ये तमाम चीजें जांच का विषय है और इससे पहले भी हमने देखा है कि राजधानी रायपुर के एक गुड़ियारी में एक बड़ी आग हुआ था, बड़ी आग की घटना हुई थी जिसके बाद से कहीं ना कहीं सवाल उठे थे। लेकिन यहां पर भी देखा गया और विभाग की ओर से जांच तो किया जाता है, फायर उपकरण को लेकर तैयारी की जाती है, लेकिन अंतिम मौके पर वो साथ नहीं देता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। रोहित, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अब बात छत्तीसगढ़ के बाद करेंगे मध्य प्रदेश के रीवा की, क्योंकि यहां इन दिनों बिजली विभाग एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ जहां लाखों के बकाया बिल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो वहीं किसानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। रीवा में बिजली विभाग इन दिनों एक्शन मोड में है, लेकिन ये एक्शन सिर्फ आम जनता पर ही लिया जा रहा है। स्टोन क्रैशर मालिक लाखों का बिल बकाया होने के बावजूद इस कार्रवाई से बचे हुए हैं। वजह है बिजली विभाग की मेहरबानी। इधर किसानों का कहना है कि विभाग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। अब ये सरकार जो है तो इसको सरकार को इसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो बड़े बड़े किसान हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनका कनेक्शन नहीं काटा जा रहा। इनका लाख करोड़ रुपए पड़ा है, 50,000 पड़ा है, मतलब लाख से ऊपर है, लेकिन इनका 2,000, 4,000, 5,000 उनका एमपी वाले जाते हैं, रोज कनेक्शन काटते हैं, परेशान करते हैं। जो वर्तमान में सैकड़ों किसानों के एक साथ विद्युत विच्छेद की कार्रवाई की गई है, निश्चित तौर से निंदनीय है। इसलिए कि आज के दौर में किसान सबसे परेशान है, हतप्रभ है, आत्महत्या भी कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में विद्युत विच्छेद करना अमानवीय है। जिन लोगों के बिल समय पर जमा नहीं हो रहे या 10,000 से ज्यादा का बिल बकाया है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और रोजाना क्षेत्र में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। अभी आज प्रोग्रेसिव हवाएं करीब 8,500 कनेक्शन हमने इस माह विच्छेदित किए हैं, जो कि लगभग 10,000 के ऊपर की रेंज के हैं। और अभी हम अगले 2-3 दिनों में इसकी रेंज लाके 4,000 से 10,000 तक की अपन श्रेणी में इसको विद्युत विच्छेदन करेंगे। इधर संभागीय अधिकारी IK त्रिपाठी का कहना है कि कार्रवाई समान रूप से सबके ऊपर की जा रही है। विभाग में ज़्यादा समस्याएं आती, पानी बरसने, पेड़ टूटने, पेड़ गिरने से, तो उसके लिए गर्मी के समय से ही बिजली विभाग अपने लाइनों, ट्रांसफार्मर्स के मेंटेनेंस प्रारंभ कर देता है। 33 kV के लगभग 85% फीडर्स का मेंटेनेंस हो चुका है। इसी तरह लगभग 65% 11 kV फीडर्स का भी मेंटेनेंस किया जा चुका है। बिजली विभाग के अधिकारी भले ही कितनी सफाई क्यों न दे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि स्टोन क्रैशर मालिकों के कनेक्शन कब काटे जाएंगे। रीवा से विस्तार न्यूज के लिए विवेक तिवारी की रिपोर्ट। और इधर सूरजपुर में एक व्यवसायी के घर रात में घुसकर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां व्यवसायी की पत्नी ने ही 2 युवकों के साथ मिलकर हत्या कर लूट की साजिश रची थी। जांच के दौरान पुलिस ने पीड़ित की पत्नी से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि पति से आए दिन विवाद होता था, जिसके कारण 2 युवकों के साथ मिलकर उसने षड्यंत्र रचा और अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। संजय अग्रवाल के घर में 2 अज्ञात व्यक्ति चोरी की नियत से धारदार हथियार लेके घुसे थे, जिसमें असफल रहे उनके जग जाने के कारण, और उसी का उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया था, जिसमें हमने धारा 307, 394, 450, 25 आर्म्स एक्ट में अपराध पंजीबद्ध कर जो है विवेचना किया। जांच में पता चला कि प्रार्थी की पत्नी ही इस घटना को अंजाम दी थी, रची थी। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के तुलसीपुर निवासी राज कॉस्मोस का चयन विश्व के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। राज ने अपनी इस उपलब्धि से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का भी नाम रोशन किया। राज को अनोखे शोध कार्यक्रम के वर्कशॉप के लिए बुलाया गया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, और इसके लिए उन्हें 100% स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। ये रिपोर्ट भी देखिए। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के तुलसीपुर निवासी राज कॉस्मोस का चयन अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ है। राज का चयन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कार्यक्रम के लिए किया गया है, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ 300 लोग ही बुलाए गए हैं, जिसमें राज कॉस्मोस को भी बुलाया गया है। और उनके मुताबिक
पूरे भारत में सिर्फ 2 लोग का ही इसमें चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस माह लंबे कार्यक्रम में विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम के कुछ दिग्गज नाम जैसे चैट जीपीटी के मालिक सैम ऑल्टमैन भी शामिल हैं। बहुत सारे लोग वही सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हार्वर्ड है क्या चीज़, कौन स्टार्ट किया इसको, एक्चुअली एकदम जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये यहाँ का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे 20 से ज़्यादा लाइब्रेरीज़ है एक्चुअली, बट ये जो है ये सबसे बड़ा है। ये सिर्फ हार्वर्ड का सबसे बड़ा नहीं है, ये बोल सकते हैं अपन कि अमेरिका के सबसे बड़े लाइब्रेरी में से एक है, जहाँ पे संस्कृत के बुक्स भी मैं देखा एक्चुअली अंदर पे। जी, मैं तो गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मैं उसके पिता होने के नाते, लेकिन इस मिट्टी को भी उतना ही श्रेय जाता है, क्योंकि इस मिट्टी ने यहाँ पे बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्मलाल पुन्नालाल की बख्शी, पार्थ सारथी और मुक्ति बोध जैसे लोगों को की जन्मभूमि रही। स्वामी निरंजन जी जो अभी योग के गुरु हैं अंतर्राष्ट्रीय, उनका भी जन्म इस धरती पे हुआ। तो उन्हीं के महान लोगों के इस धरती में एक छोटा सा अध्याय जुड़ गया है। राजनांदगांव का इतिहास पहले से ही शिक्षा और साहित्य के लिए जाना जाता है और अब एक और नाम राजनांदगांव में जुड़ गया है। राज का पूरा परिवार राज पर गर्व महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजनांदगांव। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई है और अब मौसम भी सुहाना हो रहा है, तो ऐसे में हम सभी नदी और पहाड़ों के आसपास मानसून का आनंद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन ये जगहें जितनी सुंदर होती हैं उतनी खतरनाक भी। एक ऐसी जगह है भेड़ाघाट, जहां लोग बारिश के मौसम का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या है यहाँ प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था, इसी पर ये रिपोर्ट भी देखिए। मध्य प्रदेश में अब मानसून की आमद हो गई है। बीते एक सप्ताह के दौरान राज्य के लगभग हर हिस्से में बादलों के बरसने से तापमान में गिरावट आई है। वहीं नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। वाटरफॉल के नजारे देखने बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। जबलपुर के करीब स्थित भेड़ाघाट में मां नर्मदा नदी पर स्थित धुआंधार का मनमोहक नजारा देखने बड़ी संख्या में पर्यटकों का दिन भर जमावड़ा रहता है। धुआंधार से उबरता पानी का गुब्बार सैलानियों के मजे को दोगुना कर देता है। दूसरी ओर वाटरफॉल और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम न होने की वजह से हादसों का खतरा भी बना रहता है। बोटिंग मुझे अभी भी ये धूप है, इतना ये मतलब ये नहीं आ रहा जैसा सुना था। बारिश की वजह से ना बंद किया 4 महीने, हम आए इतने दूर से, हो नहीं रहा, होना तो चाहिए। मानसूनी सीजन शुरू होते ही जबलपुर का पर्यटन स्थल भेड़ाघाट एक बार फिर गुलजार होने लगा है। लेकिन भेड़ाघाट में बारिश के चलते अब सुविधाओं में कटौती भी की गई है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट में नौका विहार और रोपवे 15 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है। भेड़ाघाट पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि नौका विहार बंद होने से उन्हें मायूसी हाथ लगी है, लेकिन फिर भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उन्हें सुकून मिला है। नागपुर से आए हैं हम, लेकिन जो पहले मज़ा था यानी बोटिंग, रोपवे वगैरह, वो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा है, यानी नाराज़ हो गए हम थोड़ी से। शुरू रहता तो और ज़्यादा मज़ा आता। मानसूनी सीजन होने की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता है, जिसकी वजह से भेड़ाघाट में नौका विहार बंद कर दिया गया है। वहीं बारिश के मौसम में रोपवे को भी बंद कर दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि हर साल तमाम प्रयासों के बावजूद भी पर्यटक अपनी लापरवाही से हादसों का शिकार होते हैं। इसलिए इस बार प्रशासन रोको टोको अभियान भी चला रहा है और पर्यटकों को तेज बहाव के नजदीक जाने से रोका जा रहा है। चूँकि भेड़ाघाट एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पर 15 जून से 15 अक्टूबर तक ये सेवाएं हम लोग प्रतिबंधित रखते हैं। चूँकि यहाँ पर घाट के समीप जो है लोगों का जाना आना अत्यधिक रहता है, तो इसलिए इन सेवाओं को हम रोक देते हैं, ताकि किसी प्रकार से जो बाढ़ आदि की समस्या है इसमें लोग बाग परेशान ना हो। इसके अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था नगर परिषद द्वारा तैनात की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घाटों में आवश्यकतानुसार टीम और कर्मचारियों का बल लगाया जाता है, ताकि वहां पर निरंतर उनका निगरानी की जा सके, किसी भी ऐसी अनहोनी ना हो पाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। बारिश का सीजन आते ही नदी के किनारे में बने पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने लगती है। इस लिहाज से प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस पर्यटन स्थलों पर सुरक्षित रहकर यहाँ का आनंद लें।
जबलपुर से विस्तार न्यूज के लिए दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।